नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 18th लेक्चर है। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और पहला हमारा क्वेश्चन है वो है पेपर नंबर 1 से और क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्लम्स इन इंडिया, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू रिजॉल्व द इश्यूज ऑफ स्लम्स इन इंडिया। भारत में मलिन बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए, साथ ही भारत में मलिन बस्तियों के मुद्दे को हल करने के उपाय भी सुझाएं। तो जैसा कि हम जानते हैं जो भारत सरकार है उसका सपना है कि 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है, जितने भी स्लम्स हैं उनको बदल के जो है सीमेंटेड हाउस में कर देना है, ठीक है, सीमेंटेड हाउस में कर देना है। और यहाँ पर जो है जो इन्होंने लक्ष्य रखा है हाउसिंग फॉर ऑल का, कब तक, 2022 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत सरकार का सपना है जितना भी जो स्लम एरिया है उसको सीमेंटेड हाउस में बदलने का, तो उसके लिए जो स्लम्स की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आके समझेंगे कि आखिर स्लम्स होते क्या क्या है। स्लम्स ऐसी बस्तियां होती हैं जहाँ पे कि बहुत ही भारी आबादी वाला जो शहरी आवासीय क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लम्स कहते हैं, मलिन बस्तियां कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड एरिया होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे जो है बहुत ही एक छोटा सा एरिया होता है। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे 6 to 70 हाउस होल्ड्स में अगर ये देखा जाता है कि 300 से अधिक लोग रहते हैं तो वहाँ पर क्या उस एरिया को जो है स्लम्स का नाम दे दिया जाता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो बेसिक जो सिविक एम्यूनिटीज़ होती हैं, जितनी भी नागरिक सुविधाएं होती हैं उसका बहुत ही ज़्यादा जो है अभाव होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है जो बहुत ही अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट होता है, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। वहाँ पे रोड्स नहीं होती, पीने का पानी नहीं होता, कई बार तो ये होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी नहीं होती है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा अभाव होता है, सैनिटरी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। और अगर हम यूनाइटेड नेशन का देखें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा था कि यहाँ पर जो है स्लम्स वो एरिया होते हैं जहाँ पर कि सेफ वाटर लोगों तक जो है सेफ वाटर की पहुंच नहीं होती, सैनिटेशन की प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनी रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जो हाउसिंग होती है उसकी क्वालिटी जो होती है, ठीक है, हाउसिंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पुअर होती है। वहाँ पे जो है वेंटिलेटेड हाउस नहीं होते, उन घरों में जो है कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सूरज की सीधी रोशनी है वो भी नहीं पड़ती, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड होते हैं। एक ही घर में जो है कई सारे लोग रहते हैं, जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें स्लम्स की, तो वो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं वो नहीं होती, सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, वेस्ट कलेक्शन का कोई भी सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम नहीं है, ओपन में डेफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओपन सीवर्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सरफेस रोड नहीं है, फुटपाथ वहाँ पे अक्सर देखा जाता है, वाटर ड्रेनेज की कोई भी सुविधा नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसे एरियाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम स्लम्स कहते हैं। ओवर क्राउडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, एक ही रूम में कई बार देखा गया है कि मतलब कि 5-5, 10-10 लोग जो है एक ही रूम में रह रहे हैं और उसी रूम में जो है वो खाना भी बना रहे हैं, वो रह भी रहे हैं, वो सोने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी केवल एकमात्र वही रूम होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड जो है कॉम्पैक्टेड पूरी सिचुएशन होती है, कॉम्पैक्टेड पूरा उनका रूम होता है। तो यहाँ पर अगर हम स्लम्स की बात करें इंडिया में जो है स्लम्स की क्या स्थिति है, तो हम उसको देखें तो यहाँ पर जो है 2001 में क्या कहा गया था, 2001 के सेंसस के हिसाब से क्या कहा गया था कि जो है स्लम्स जो है वो जो है 52 मिलियंस थे, लेकिन वो 2011 के सेंसस में बढ़ के कितने हो गए हैं, 65.5 मिलियन पीपल जो है अभी भी स्लम्स में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 2001 के सेंसस में ये देखा गया था कि जो है अर्बन हाउस होल्ड के जो है 23.5
65% लोग जो है वो स्लम्स में रहते हैं, लेकिन ये घट के जो है 2011 में 17.4% हो गया था। हालांकि जो इन एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, ठीक है, नंबर्स की बात करें तो वो जो है 52 मिलियन से लेके 65.5 मिलियन हो गया था, लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें तो वहाँ पे हमें जो है वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जो स्लम्स हैं ग्रेटर मुंबई है, दिल्ली एनसीआर है, कोलकाता है, यहाँ पे करीब जो है अर्बन पॉपुलेशन की करीब 42% से लेके 55% तक आबादी जो है वो स्लम एरिया में ही रहती है। और ये देखा गया है कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर बच्चों की अगर हम देखें जनसंख्या की, तो 8.08 मिलियन बच्चे जो हैं वो अभी भी इस्लाम में रहते हैं। इसका मतलब कि जितने भी अर्बन में जो बच्चे रहते हैं उसमें से हर पांचवा बच्चा देखा जाए तो वो आज भी इस्लाम में रहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इस्लाम की प्रॉब्लम जो है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा है, इस्लाम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो आखिर इसके कारण क्या क्या है, इसके कारक की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके कारण की बात करेंगे तो वो है अर्बनाइजेशन, मतलब कि शहरीकरण। तो ये जो स्लम्स होता है, ठीक है, स्लम्स जो है इसको जो है अर्बनाइजेशन का ही एक बाय प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, ठीक है, कि जो अर्बनाइजेशन की वजह से ही जो है स्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो स्लम्स जो भी अर्बन एरिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं, अर्बन रिसोर्सेज हैं, वो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और गवर्नमेंट लोग और जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो कहीं ना कहीं उस बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जो है वो वहाँ पे लोगों को सुविधाएं नहीं पहुँचा पा रही है, जिसकी वजह से जो है स्लम्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो लोग जितने भी यहाँ पे से जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो जितने भी जो है जो रूरल एरिया से जो अर्बन की तरफ जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे इस्लाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डेवलप्ड नहीं है, वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं जो हैं वो भी नहीं है, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ भी वहाँ पर नहीं है, जैसे कि वहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से जो है लोग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट बेहतर जो है लाइवलीहुड के लिए, बेहतर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है लोग जो है माइग्रेट करते हैं, बेहतर जो है एजुकेशन फैसिलिटी के लिए भी जो है कई बार माइग्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है माइग्रेशन जो है लेबर्स का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण हम बात करेंगे, जिसके कारण जो है अर्बन में जो है पॉपुलेशन जो है वहाँ का उनका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ की जो रिसोर्सेज है वो बहुत उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, जिसका कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो ठीक ढंग से जो है बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जो है वहाँ की रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। तो जब हम यहाँ पे जो है माइग्रेंट वर्कर्स अगर बहुत ज़्यादा आएंगे और जितने भी जो वर्कर्स आते हैं उनकी जो वेजेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, लेकिन लैंड प्राइसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज्ड हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जिस वजह से जो है स्लम्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके बाद हम देखेंगे पुअर हाउसिंग प्लानिंग, ठीक है, पुअर हाउसिंग प्लानिंग है, यहाँ पे डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो हम देखते हैं कि जो स्लम्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। अब हम ऐसा देखते हैं कि जितना भी जो टाउन्स में जो हाई रेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं आउटस्कर्ट में या फिर जो अलग कोई भी अगर कोई भी खाली लैंड पड़ा है तो वहाँ पर जो है आके जो है बसना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे जो है उनको और लोग आके ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके कारण से जो है एक पूरा जो है स्लम एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। और ऐसा पिछले 15 सालों में देखा गया है, 15 ईयर्स में देखा गया है कि जो अर्बन पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो करीब 45% तक जो है इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अर्बन लैंड की जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है, और जब किसी चीज़ लैंड अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, शॉर्टेज कम होगी, तो वहाँ पर क्या होता है, रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, रेंट हाई होता है, तो जिसके कारण जो है लोग जो है अलग से किसी सेटलमेंट पे या किसी खाली जगह पे जो है अपनी जो है झुग्गी झोपड़ी जो है डाल देते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है इस्लाम एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, ठीक है, इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा है। इनफॉर्मल सेक्टर जो होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, वेजेस बहुत ज़्यादा
ज़्यादा लो होते हैं। वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, वेजेस बहुत ज़्यादा लो होते हैं, और वहाँ की जो भी लेबर, जो अगर कोई अर्बन एरिया में काम कर रहा है तो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो जहाँ पे जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, तो वहीं आस पास ही अर्बन एरिया के आस पास ही वो जो है सेटल हो जाते हैं। तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे उनके पास जो है वेजेस कम है, रहने के लिए जगह नहीं है, रेंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो जिसके कारण जो है वो लोग स्लम एरिया की तरफ मूव करते हैं, और इसी वजह से जो है स्लम एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। आज भी जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में 90% एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही है। ठीक है, यहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी के कारण यहाँ पे जो है लेबर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वर्कर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है अर्बन टू रूरल माइग्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है पूरे स्लम्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्लम्स एरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंटरलिंक्ड है, और ये जो स्लम की प्रॉब्लम है ये किसी एक कारण से नहीं किसी एक के कारण नहीं हो रही, ये सभी का जो है सभी की मिले जुले फैक्टर्स जो हैं इनकी वजह से स्लम प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चेंज इन एग्रीकल्चर सिनेरियो, कृषि परिदृश्य में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव सेक्टर नहीं रह गया है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ के जो लोग होते हैं, रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, वो अर्बन में जो है मूव करते हैं, ताकि जो है उनकी जो एडिशनल कुछ वो जो है कमा सकें, अपने लाइवलीहुड के लिए वो जो है माइग्रेट करते हैं। साथ साथ जो है यहाँ पर अब देखा गया है कि जो लेबर मार्केट, ठीक है, लेबर मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा उनका जो लोगों का भी माइंडसेट चेंज हो रहा है कि वो जाके किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करें, किसी सर्विस सेक्टर में जाके काम करें, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये जो पूरा एग्रीकल्चर सिनेरियो जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी स्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जो हमारी सरकार है इसने बहुत सारे कदम उठाए हैं जिससे कि जो स्लम्स की प्रॉब्लम है उसको कहीं ना कहीं डील किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम की। ठीक है, तो ये इसको जो शुरू किया गया था 1996 में, और इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो है लोन्स दिया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोन्स दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं सब्सिडीज दी जाती हैं, ताकि जितना भी उनका जो स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है उसको वो लोग उस पर वो काम शुरू कर सकें। ठीक है, लोग जो स्लम पुनर्वास का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको काम करने के लिए यहाँ पर उनको लोन्स और सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है हर सिटी में, ठीक है, हर सिटी में जो है एक स्लम एरिया को जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको डेवलप करने का काम किया जाता है, और इसी स्लम को एक मॉडल के रूप में जो है देखा जाता है, और बाकी जो अन्य जो स्लम एरियाज हैं इसी के तर्ज पे जो है वो डेवलप किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो था, ठीक है, अर्बन रिन्यूअल मिशन जो था उसी के अंतर्गत इसको लेकर के आया गया था, और इसमें जो है 63 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था। 63 लार्जेस्ट सिटीज जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ी सिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया था, और वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं, ठीक है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है बेसिक सर्विसेज, ठीक है, तो वहाँ की जो जितनी भी जो लार्जेस्ट सिटीज हैं 63, वहाँ के जो स्लम एरियाज है वहाँ पे बेसिक सर्विसेज, बेसिक सुविधाएं पहुँचाने के लिए जो है इस पूरी स्कीम को लेकर के आया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम था। क्या था? अर्बन सॉरी अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम था। ठीक है, अर्बन रिन्यूअल प्रोग्राम था, लेकिन बाद में, ठीक है, लेटली जो है ये जो कि है केवल एक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बन करके रह गया था। इसके अंदर केवल हाउसेस ही कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। तो इसके बाद हम देखते हैं राजीव आवास योजना। ठीक है, राजीव आवास योजना जो है इसको 2013 में लेकर के आया गया था, और इसमें जितने भी एग्जिस्टिंग स्लम्स हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्लम्स जितने भी हैं उनको फॉर्मल सिस्टम में लाने के
लाने की बात कही गई थी। और वहाँ पर जितने भी अन्य जितने भी जो वहाँ पे जो आसपास के जो टाउन है, उन वहाँ पे जितनी भी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, जितनी भी जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने का, उन इस्लाम एरियाज तक पहुँचाने का काम किया जा रहा था। और साथ ही साथ जितनी भी अर्बन लैंड की जो शॉर्टेज है, उसको कम करने का भी इसमें जो है यहाँ पर इस पर कार्य किया जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन जो है ये 2015 में जो है इसको लेकर के आया गया था। और इसका लक्ष्य है कि 2022 तक हर किसी को, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं, उनको 2022 तक एक जो है पक्का मकान जो है उनको दे देना है। और इसके लिए जो है यहाँ पर जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की गई थी, और कि जितने भी वीकर सेक्शन जो है, ठीक है, वीकर सेक्शन जो है उनको जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कही गई थी, जिसके लिए उन्होंने बोला था कि जो है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग हाउसिंग की जो है पहुंच को देना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था। और इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे इन सितु स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी, ठीक है, ये एक इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट पॉलिसी लेकर के आई गई थी 2021 में। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये जो योजना है इन सिटू स्लम पुनर्विकास नीति, ये 2021 में लाई गई थी। और इसमें जो है यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत केवल जो शहर जो हैं, जितने भी अर्बन एरियाज हैं, जितने भी शहर हैं, उनका सौंदर्यीकरण के साथ साथ जितने भी वहाँ पर जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, उनको पक्के मकान भी दिए जाएंगे। ठीक है, उनको पक्के मकान भी दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन, जो स्पेशल सेक्शन को टारगेट किया जाएगा, जैसे कि वहाँ की जो फीमेल्स हो गई, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, एल्डरली पीपल हैं, या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांगजन है। तो इन लोगों की खास तौर पे इन लोगों की जो है नीड्स को ध्यान में रख करके यहाँ पर जो है पूरा डेवलपमेंट इन स्लम एरियाज का किया जाएगा। और ये जो है इसका पूरा जो है प्लान कौन बना रहा है? इसका प्लान जो है पूरा जो है सूडा, मतलब कि स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ उत्तर प्रदेश जो है इसको पूरा डिजाइन कर रही है, और वही यहाँ पे जो है नोडल एजेंसी भी होगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जितने भी जो सेटलमेंट्स है, जहाँ पे 300 व्यक्ति से ज्यादा लोग रहते हैं, उसको इस्लाम की कैटेगरी में रखा गया है, और उसी के पुनर्विकास की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो जितने भी जो स्लम एरियाज हैं, या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी जो पब्लिक लैंड्स होती हैं, जैसे कि जितनी भी सरकार की जो भूमि होती है, या फिर जो भी ऐसी लैंड जो कि लोकल गवर्नमेंट के अधिकार में हो, तो वहाँ पर जो है फेज वाइज जो है वहाँ पे उसका डेवलपमेंट करने की इसमें योजना बनाई जा रही है। और इसके डेवलपमेंट के लिए जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी जो इन सिटू, या फिर हम कह सकते हैं स्वस्थानीय स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए जितने भी संसाधन के रूप में जो भूमि का उपयोग किया जाएगा, उसमें जो है निजी भागीदारी, मतलब कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी आकर्षित किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने भी जो लाभार्थी होंगे, जितने भी बेनिफिशियरीज जो है, उनको 25 से 30 वर्ग मीटर, ठीक है, मीटर स्क्वायर का जो है वहाँ पे जो है पक्का मकान दिया जाएगा। साथ साथ वहाँ पे जितना भी जो पूरा स्लम एरियाज है, वहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर होगा, सीवर लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, बिजली कनेक्शन होगी, ये सब उनको जो है बेसिक सर्विसेज, बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो भी उनको प्रदान की जाएंगी। इसके साथ साथ वहाँ पर जो है क्रैच फैसिलिटीज देने की बात की जा रही है। वहाँ पे शॉपिंग सेंटर को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ठीक है, सामुदायिक भवन है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उनको बनाया जाएगा। अस्पताल है, हॉस्पिटल्स हैं, तो इन सब जैसी जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी लगाने की इसमें बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम और क्या क्या उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जो हम इस्लाम की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कहीं ना कहीं उससे डील कर सके। तो सबसे पहले हमें करना होगा इम्प्रूविंग रूरल लाइफ। ठीक है, ग्रामीण जीवन में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जितनी भी जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनको लेकर के आना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, या फिर हम कह सकते हैं जो पीने का पानी है। तो ये अगर हम वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आएंगे तो कहीं ना कहीं हम ये जो रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन हो रहा है उसको हम कम कर
सकते हैं, जिससे कि जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जो बहुत सारे जो लोग जो अर्बन की तरफ मूव कर रहे हैं और वहाँ के अर्बनाइजेशन की वजह से जितने भी स्लम्स की जो प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। शहरी गरीबी को हमें कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि शहरी गरीबी बहुत ही ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, तो लोगों के अलग अलग जो है लाइवलीहुड ऑप्शंस, ठीक है, लाइवलीहुड उनको जो लाइवलीहुड ऑप्शंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनको मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना ज़रूरी है। फेयर पे, ठीक है, फेयर पे होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है उनकी जो पे जो है उसको अच्छा होना चाहिए, ताकि वो जो जितने भी लोग हैं वो इस्लाम एरिया से उनको जो है वहाँ से जो है उनको रीलोकेट करने में हमें मदद मिले। तो यहाँ पे जो अर्बन पॉवर्टी है उसको कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, औपचारिक वित्तीय संसाधनों तक पहुँच होना चाहिए, ताकि जितने भी जो लोग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है, लोन जो है वो अवेलेबल हो सकें, और वो जो है जो प्रॉपर जो टाउन है वहाँ पर शिफ्ट कर सकें लोन लेके। ठीक है, हाउसिंग लोन्स की सुविधा सबके लिए होनी चाहिए, एक अफोर्डेबल लोन फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो भी फॉर्मल तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग। प्रभावी शहरी नियोजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो यूपी इंस्टीट्यूट इस्लाम डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आधारभूत संरचनाएं होनी चाहिए। बहुत सारी जो है लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, ये सब होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए पूरी एक अर्बन प्लानिंग, एक इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को जो है बहुत सारा काम करना होगा, ताकि जितने भी न्यू इस्लाम एरियाज जो हैं वो कहीं पे डेवलपमेंट उनका कहीं पे भी फॉर्मेशन ना हो, उनका कहीं पे भी डेवलपमेंट ना हो। प्लस इसके साथ जितने भी जो अभी जो एग्जिस्टिंग इस्लाम एरियाज हैं वहाँ पे भी उनको भी हम कम कर सकें, वहाँ पे भी जो है आधारभूत संरचनाएं, जो बेसिक सर्विसेज हैं उसको भी जो है पहुँचाने में मदद मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अच्छा करने की ज़रूरत है। इनकम के जो है और साधन जनरेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो है उनको और ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो है एक अपना खुद से जो है एक डिसीजन ले सकें, और हाउसिंग के उसमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको जो ज़रूरी है कि जो है वहाँ पे स्ट्रीट लाइटनिंग हो, नेबरहुड सिक्योरिटी हो, वाटर सप्लाई हो, पावर सप्लाई हो, सीवेज कनेक्शन हो। तो ये सब जो है सुविधाएं देनी उन सबको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम लोग जो है इस्लाम जैसी प्रॉब्लम से जो है ऊपर डील कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन पेपर नंबर 2 से है, और क्वेश्चन है डिस्कस द फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम ब्रीफली। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना की विशेषताओं पर संक्षेप में चर्चा करें। तो 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर वर्ष 2017 को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका कि नाम था अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान। ठीक है, तो ये जो 27 सितंबर जो है इसको वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में भी पहचाना जाता है। तो उसी दिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने टूरिज्म को और ज़्यादा जो है यहाँ पर बूस्ट देने के लिए, और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो है पूरी स्कीम को जो है लेकर के आए थे। और जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है इनक्रेडिबल इंडिया, उसको और बूस्ट देने की इसमें बात की गई थी। यहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें और ज़्यादा बूस्ट देने की बात की गई थी। तो इसी स्कीम के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने अगस्त 2021 में अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना को जो है वहाँ पे लॉन्च किया है। तो और ये इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी स्कीम है, ये जो अडॉप्ट अ हेरिटेज जो पूरी स्कीम है, उसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और इसका भी एम क्या है? इसका भी एम वही है कि जो है बूस्ट टूरिज्म जो को राज्य में पर्यटन जो है उसको बढ़ावा देने का जो पूरा उद्देश्य इसमें रखा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो जो है वो जो है इसके ज़रिए जो है टूरिज्म डेवलपमेंट, टूरिज्म को बूस्ट देने में बहुत ही ज़्यादा जो है फोकस कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसका पहले से ही जो है उन्होंने एक लक्ष्य बनाया है कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, जितनी भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उस सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक, ठीक है, एक एक जो है पर्यटन स्थल, एक एक जो है टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप किया जाएगा। और ये जो है इसके आगे जो है इस टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप किया जाएगा, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जितने भी जो संरक्षित स्मारक है, पूरा स्थल है,
उनको भी यहाँ पर जो है उनके भी ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि जो उत्तर प्रदेश का जो टूरिज़्म है उसको और ज़्यादा हम बढ़ावा दे सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना भी उत्तर प्रदेश का जो है की जो समृद्ध विरासत है वो हमें कई जगह पर देखने को मिलती है, जैसे कि मंदिरों में है, महलों में है, बहुत सारे महल हैं, स्मारक हैं, किला है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो रिच हेरिटेज है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जितने भी ये जो यहाँ पे जो हेरिटेजेस हैं, जितने भी ये जो पुरा स्थल है, इसको इसके जो है बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि इनका निर्माण है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर उसको किस तरीके से निर्माण किया जाएगा। तो उनके जो है क्रिएशन के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए, संचालन के लिए, रख रखाव में, तो जितनी भी वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में, जितनी भी वहाँ की जो सर्विस दी जाती है, उनके ऑपरेशन में, उनके क्रिएशन के में जो है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। तो इन्हीं सबको डील करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी स्कीम लेकर के आई है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ को जो है यहाँ पर जो है अल्प अवधि में, शॉर्ट टर्म में, ठीक है, अल्प अवधि में मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान, ठीक है, मूलभूत जो है बेसिक एमिनिटीज़ जो है उसको भी जो है लोगों तक पहुँचाने का प्रावधान की इसमें बात की गई है। तो शॉर्ट टर्म अगर हम बेसिक अम्यूनिटीज़ की बात करें, तो जैसे कि टॉयलेट फैसिलिटी हो गई, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैरियर फ्री मॉन्यूमेंट हो गया, और यहाँ पे वहाँ के जो है वहाँ की सफाई वगैरह हो गई, क्लीनलीनेस ऑफ साइट हो गया, स्वच्छ मॉन्यूमेंट है, क्लीनलीनेस ऑफ द मॉन्यूमेंट की बात करते हैं इसमें, जैसे कि पॉलीथीन को बैन कर दिया गया है, तो कोई भी लोग जो है वहाँ पे इधर उधर जो है कूड़ा नहीं फेंके। वहाँ के जो साइनेज हैं, ठीक है, कि कहाँ पर क्या है, किस की ये जो मॉन्यूमेंट है कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, उन सब की इंफॉर्मेशन है, डस्टबिन्स है, वाईफाई को सेटअप करना है वहाँ पे जो है मल्टीलिंगुअल ऑडियो की गाइड देनी है। तो यहाँ पे सब तरीके की सब तरीके की सुविधाओं देने के लिए जो है यहाँ पर जो है जो है स्मारक मित्र बनाने की इसमें बात की गई है। अगर जहाँ पे टिकट काउंटर्स है वहाँ पर जो है पीओएस, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल मशीन जो होती है उसको रखने के लिए ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सके। तो इन सभी के लिए जो है यहाँ पर स्मारक मित्रों को जो है यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है एडवांस एमिनिटीज ऑन ए लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि में उन्नत सुविधाएं प्रदान करने में भी जो है सरकार को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम लॉन्ग टर्म सर्विसेज की बात करें, तो जैसे कि स्नैक काउंटर्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे सोविनियर शॉप हो गई, वहाँ पे जैसे क्राफ्ट्समैन की शॉप हो गई, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना है, डिजिटल इंटरैक्टिव कियोस्क है, डिजिटल एलईडी स्क्रीन वहाँ पे लगाना है, लाइट एंड साउंड शो है, कल्चरल शो है, ठीक है, कल्चरल शो है, उन सबको जो है अगर वहाँ पे लॉन्च करना है, अगर वहाँ पे क्रिएट करना है ऐसी चीज़, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सके। पूरा जो साइट है वहाँ का जो है एक ओवरव्यू दिलाने के लिए, वहाँ की पूरा जो है एक राउंड दिलाने के लिए जो है कई बार जो है बहुत सारे व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, वहाँ पे तरह तरह की जो है फैसिलिटी देने के लिए जो है यहाँ पे सरकार को बहुत तरह की जो है कठिनाइयाँ होती हैं। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो है अपनी अडॉप्ट हेरिटेज की जो भी एंटरप्रेन्योर जितने भी हैं उद्यम, जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अगर कोई उद्यमी है, अगर वो इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों में, वहाँ पे जो है बेसिक अम्यूनिटीज़ को लगाने में, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, तो उनको जो है 5 साल तक के लिए जो है वहाँ पर उनके जो है बिल्डिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का जो है उनको उसके लिए जो है वो पूरा हेरिटेज जो है दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पूरी जो उद्देश्य है नीति का, अगर हम की पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जितना भी बेसिक टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा जो है डेवलप करने के लिए, उसको और ज़्यादा विकास करने की इसमें बात कही गई है। पर्यटक अनुभव को जो है और बेहतर बनाने के लिए, सुविधाओं का विकास करने के लिए जो है पूरी स्कीम लेकर के आई गई है। जितनी भी जो है कल्चरल और हेरिटेज वैल्यू है, लोगों के बीच में जो है उसकी अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, लोगों के बीच में उसकी जागरूकता पैदा करने के लिए जो है यहाँ पर कई तरीके के जो है कदम उठाए जाएंगे। स्थायी पर्यटन, ठीक है, यहाँ पे जो है जितने भी जो है सस्टेनेबल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है, और साथ साथ जो है
बहुत सारे जितने भी लोकल कम्युनिटीज़ के जो लोकल कम्युनिटीज़ की इसमें भागीदारी होगी, वहाँ के पूरे जितने भी पूरा स्थल है, जितने भी संरक्षित स्मारक हैं, उसको डेवलप करने में, उसको संरक्षण प्राप्त करने के लिए, और साथ साथ वहाँ के जो अगर उस क्षेत्र का अगर जो है अगर हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ को जो है और ज़्यादा जो है वहाँ पे लाइवलीहुड की जो है आजीविका के लिए जो है और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनके लिए और ज़्यादा जो है रोज़गार के अवसर जो है वो विकसित होंगे। तो इन्हीं सभी उद्देश्य से जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम लेकर के आई गई है। तो इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा, ठीक है। अगर हम की फीचर्स की बात करें, तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है हर उसके लिए जितने भी पूरा स्थल है, जितनी भी साइट्स हैं, उनके लिए स्मारक मित्र बनाए जाएंगे, जो कि सीएसआर फंड से, ठीक है, जितने भी जो सीएसआर फंड है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जितने भी फंड होते हैं, उससे स्मारकों का रखा रखाव करेंगे। तो उसके लिए जितने भी वो लोग, उनके जो खुद के पैसे होंगे, खुद के रिसोर्सेज हैं, खुद के संसाधन हैं, उसी से उस पूरे साइट का जो है वो लोग रख रखाव करेंगे, ऑपरेट करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे जो जितने भी बेसिक एमिनिटीज़ लगानी है, उसको बिल्ड करने का, वहाँ पे पूरी साइट को ऑपरेट करने का, और जो है उसकी मेंटेनेंस का जो पूरी जिम्मेदारी जो होगी, वो उसी जो है प्राइवेट प्लेयर की होगी। तो यहाँ पे जितने भी संरक्षित स्मारक हैं, उनके लिए जो है प्राइवेट सेक्टर के जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर जो है, उनको स्मारक मित्र बनाया जाएगा, जो अपने ही रिसोर्सेज से, ठीक है, जो अपने ही रिसोर्स से स्मारक परिसर में जन सुविधाओं जन सुविधाओं का प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, और उसका जो वार्षिक रख रखाव है, उसकी व्यवस्था जो है वो खुद से ही करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस पॉलिसी में बोला गया है कि यहाँ पे जितना भी जो वहाँ का जो परिसर है, जितना भी उस परिसर का जो स्थलीय विकास है, उसकी जिम्मेदारी इन्हीं स्मारक मित्रों की होगी, ठीक है, जिनका की कार्य होगा जितनी भी सार्वजनिक सुविधाओं और वहाँ का रख रखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। तो यहाँ पर जो है इनको जो है 5 साल के लिए जो है किसी भी साइट की जो है जिम्मेदारी दी जाएगी, और इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश राज्य के पुरातत्व निदेशालय, मतलब कि कल्चरल डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, और जो वहाँ के जो जिस भी साइट के अंतर्गत जो भी रेस्पेक्टिव डीएम होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला अधिकारी है, उसके बीच में एक एमओयू साइन होगा, ठीक है, और वहाँ पर जो है उसके बाद ही जो है किसी भी स्मारक मित्र को उस साइट की जो है 5 साल की अवधि के लिए वहाँ की जो है जिम्मेदारी दे दी जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय संस्कृति विभाग के साथ सार्वजनिक उद्यम इकाइयों और निजी क्षेत्र की भागीदारी की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पे उनके साथ जो है एक एमओयू जो है साइन किया जाएगा। स्मारक मित्र, ठीक है, स्मारक मित्र जो है उनको यहाँ पर जो कि निजी क्षेत्र से होंगे, उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, एक जो है मेमोरियल फ्रेंड के रूप में, ताकि जितना भी जो प्रोटेक्टेड साइट है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसको रख रखाव की जो है जिम्मेदारी जो है उन्हीं की होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जॉइंट कमेटी होगी, ठीक है, जॉइंट कमेटी किसकी होगी, एक कल्चरल डिपार्टमेंट की, संस्कृति विभाग की, और जो है पर्यटन विभाग की एक जॉइंट कम्युनिटी यहाँ पर जो है उसका गठन किया जाएगा, जिसका की काम होगा कि जितना भी जो स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो उन्हीं के बनाए गए प्लान से होगा, ठीक है, उन्हीं के बनाए गए प्लान के अनुसार ही जो है पूरी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा। और इसमें हम देखते हैं कि जो पहला चरण है, इसमें 11 साइट्स की जो है 11 साइट्स को जो है उसकी पहचान की गई है, जिसमें कि 4 साइट्स जो हैं वो कहाँ की हैं, वो लखनऊ की हैं, 3 साइट जो है वो मथुरा की है, 2 साइट जो है वो वाराणसी की है, एक मिर्ज़ापुर की है, और एक जो है वो झांसी की है, ठीक है, एक मिर्ज़ापुर की है और एक जो है वो झांसी की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी जो हमारे टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ये स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्दो हैज पोटेंशियल टू सॉल्व इंडियाज एनर्जी प्रॉब्लम्स बट देयर आर सेवरल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट, डिस्कस। हालांकि परमाणु ऊर्जा में भारत की ऊर्जा समस्याओं को हल करने की क्षमता है, लेकिन इससे जुड़ी कई चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी होती क्या है। तो परमाणु ऊर्जा रिएक्टर में परमाणु को विभाजित करने से पानी का भाप में गर्म करने, टरबाइन को चालू करने और बिजली उत्पन्न करने से आती है। ठीक है, तो हम उसी को क्या कहते हैं, उसी को न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर पावर की इंडिया में बात करें तो ये जो है फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा जो है इलेक्ट्रिसिटी का स्रोत है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है थर्मल, एक सेकेंड, सबसे पहला क्या है, वो है थर्मल। सेकंड है, सेकंड की बात करें तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और थर्ड में आता है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि अक्षय ऊर्जा। और फोर्थ नंबर पे कौन सा है, वो है न्यूक्लियर एनर्जी। तो अगर हम एट प्रेजेंट इंडिया की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी वो कितनी है, 6,780 मेगावाट। और 2016 तक, ठीक है, 2016 जो लेटेस्ट डेटा है जो अवेलेबल है, उस तक जो है 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इंडिया के पास जो है ह्यूज कैपेसिटी है पूरे जो है न्यूक्लियर पावर की, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे चैलेंजेस है। तो हम चैलेंजेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियर पावर के एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक क्लीन एनर्जी है। ठीक है, एक ये स्वच्छ ऊर्जा है। ठीक है, ये एक स्वच्छ ऊर्जा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर से, तो यहाँ पर जो है इसको जीरो एमिशन माना जाता है। किसी भी प्रकार का एमिशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं इससे रिलीज होती है। और जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई किसी भी प्रकार का जो एयर पॉल्यूटेंट होता है वो यहाँ से रिलीज नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं लेस लैंड। ठीक है, यहाँ पे जो लैंड का जो यूसेज है ये भी बहुत ज़्यादा जो है कम हो जाता है जब हम न्यूक्लियर पावर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है कि जो 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट अगर हमें बिजली जनरेट करनी है तो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पर जितनी हमें सोलर कैपेसिटी और विंड टरबाइन लगाने के लिए जो जितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, उससे जो है कई गुना कम जो है जो है यहाँ पर उससे कई गुना कम ज़मीन पर जो है हम उतनी ही 1000 मेगावाट जो है यहाँ पर न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लैंड का यूसेज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, ऊर्जा का कुशल स्रोत है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब कि 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट को बिजली उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिए कम से कम जो है 30 से 35 मिलियन टन, ठीक है, 30 से 35 मिलियन टन कोल की आवश्यकता होती है। यही अगर हम न्यूक्लियर पावर से अगर हम बिजली को उत्पन्न कर रहे हैं तो 1000 मेगावाट के लिए हमें केवल 300 से 350 टन ही जो है न्यूक्लियर फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया को आखिर क्यों नीड है, क्यों आवश्यकता है न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ मूव होने के लिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये है कि थोरियम और यूरेनियम का यहाँ पे भारत में विशाल भंडार है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पर इंडिया में करीब जो थोरियम का जो डिपॉजिट है वो करीब 3,60,000 टन जो डिपॉजिट है। और यूरेनियम अगर हम बात करें, यूरेनियम का जो है करीब 70,000 टन जो है इंडिया में जो है यहाँ पे इसके भी रिजर्व्स हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल है, उसकी बहुत ही ज़्यादा जो है उपलब्धता है, जिसके कारण अगर हम उसको ठीक से अगर हम उसका यूज़ करें, अगर हम उसकी एनर्जी को हार्नेस करें, तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो पूरी जो एनर्जी सिक्योरिटी है हमें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। राइजिंग एनर्जी डिमांड, ऊर्जा की बढ़ती मांग है। ठीक है, ऊर्जा की मांग बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कि आज भी बिजली नहीं है।
ठीक है, वहाँ पर आज भी बिजली नहीं है, तो वहाँ तो और ऐसा देखा जा रहा है कि 2032 तक, वर्ष 2032 तक इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हो जाएगी वो करीब 800 गीगावाट की हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग बहुत तरीके जो है सोर्सेज जो है एनर्जी सोर्सेज हैं उसको जो है हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें, जिससे कि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है या फिर हमारी जो बढ़ती हुई एनर्जी की डिमांड है उसको हम लोग पूरा कर सकें। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जब कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस सेक्टर में हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आर्थिक विकास के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि और ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के जो है ऑप्शंस को ढूंढें। इसके बाद रिड्यूस कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन को बहुत ही ज़्यादा कम करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये हमें जो है क्लाइमेट चेंज के जो हमारे जो कमिटमेंट है यूएनएफसीसी में, जो कमिटमेंट्स है हमारे, उसको भी पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। स्टेबल एनर्जी सप्लाई है, स्थिर ऊर्जा आपूर्ति है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जितनी भी अक्षय ऊर्जा है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, सोलर एनर्जी का हम तभी काम करेंगे जब सन जो है, हमें सूर्य की जो है रोशनी बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, विंड अगर जब हवाएं चलेंगी तभी जो है हम विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यही बात करें थर्मल पावर की, ठीक है, थर्मल पावर की बात करें तो हमें कोल को जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, हम लोग कोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ग्लोबल वार्मिंग के बाद जो है पूरा जो हमारे जो मानसून है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं। तो और यहाँ पे जो है इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन जो है, रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो जिसके कारण जो है यहाँ पर हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी भी समटाइम्स नहीं होती है। पर न्यूक्लियर फ्यूल अगर हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास इतना ज़्यादा भंडार है, तो यहाँ पे हमें जो है अगर हम उसका यूज़ करते हैं न्यूक्लियर फ्यूल का, तो यहाँ पे हमें जो स्थिर ऊर्जा की आपूर्ति भी, ठीक है, जो हमारी जो बिजली बनाने के लिए जो हमारी जो रॉ मटेरियल है, जो सप्लाई चाहिए, वो भी हमें जो है निरंतर मिलती रहेगी। तो इस वजह से जो है हमारे पास इंडिया में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इसके जो हम चैलेंजेस पे बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे थ्रेट्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसको कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, ये पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है सेटअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव बहुत होता है। तो एक जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा जो है हाई होती है। वहाँ पे उसकी जो है मेंटेनेंस के लिए, वहाँ के जो स्टाफ होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसकी जो ट्रेनिंग होती है ऑपरेटर की ट्रेनिंग के लिए, या फिर प्लांट इंस्पेक्शन में, ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसके लिए जो है ये एक पूरी जो इंडस्ट्री है उस पर बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल बर्डन होता है। इसके बाद हम देखेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्यूल, ईंधन की सीमित आपूर्ति है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल जो होते हैं ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो है नहीं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इंडिया में जितना भी हमारे पास रिजर्व है वो केवल जो है 10,000 मेगावाट को ही जो है कि जो बिजली जो है उसी को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को जो है उसी को सपोर्ट कर सकता है। पर इसके बाद क्या, इसके बाद के लिए जो है हमें जो है अगर हम इसको और ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते न्यूक्लियर फ्यूजन पे, या फिर जो है ब्रीडर रिएक्टर अगर हम बिल्ड नहीं करते, तो अल्टीमेटली जो है हम इसके लिए भी जो है इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो फ्यूल है उसका बहुत ही सीमित आपूर्ति है। सिक्योरिटी थ्रेट, ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा खतरा है, या टेररिस्ट है, या फिर जो कोई असामाजिक तत्व है, या फिर जब हम अगर हमारी किसी जो नेबरिंग कंट्री से अगर हमारी लड़ाई होती है तो वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर अगर हम वो कहीं न्यूक्लियर प्लांट पे अगर वो हमला करते हैं तो इससे जो है इंडिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वहाँ के जो यूरेनियम है, थोरियम है, अगर वो जो है किसी असामाजिक तत्व के हाथों में गए तो उससे जो है न्यूक्लियर वेपन भी बनाया जा सकता है। तो ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य जोखिम बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली क्लीन एनर्जी है, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत सारे ऐसे कंटामिनेंट्स होते हैं, ऐसी जो एयर जो ऐसे जो
ऐसे बहुत सारी जो है पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि आसपास की एयर को, लैंड को, सॉइल को, ठीक है, वहाँ सबको कंटामिनेट करते हैं, जिसको कि जो आने वाले दिनों में या फिर कई सालों बाद जो है वहाँ के जो आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनके जो हेल्थ के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क है। जैसा कि हमने फुकुशिमा इंसिडेंट में देखा था, और यहाँ पे फुकुशिमा इंसिडेंट में कई साल बाद भी ये देखा गया है कि जो वहाँ के जो आसपास के जो सॉइल हैं, ठीक है, वहाँ के जो सॉइल है उसका जो आइसोटोप लेवल जो है आज भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों का जो हेल्थ रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि सॉइल जो है उसको बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड करता है। रिहैबिलिटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, पुनर्वास में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसके लिए जो है हमें जो है लैंड कई बार जो है एक्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर वहाँ पे कोई भी व्यक्ति रह रहा है, कोई या फिर कोई भी कम्युनिटी वहाँ पे रह रही है, तो उनके रिहैबिलिटेशन में बहुत बार जो है दिक्कत देखी गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुदानकुलम जो है कुदानकुलम जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है तमिलनाडु में, और जो है कोवाडे, ठीक है, KOVVADA, ठीक है, ये जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जब लेकर के आया गया था, तो न्यूक्लियर प्लांट को जो सेटअप करने में बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है लैंड एक्विजिशन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत देखने को हमें मिल रही थी। इसके बाद हम देखते हैं थ्रेट टू मरीन लाइफ, ठीक है। मरीन लाइफ के लिए भी, समुद्री जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा ये खतरा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी क्योंकि जो है यहाँ पर क्योंकि जितने भी जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनको ओवर हीटिंग से बचाने के लिए, यहाँ पे जो है कूल वाटर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और दो तरह की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जितना भी जो ओशियन से जो ठंडा पानी जो लेकर के आया जाता है, ठीक है, ओशियन से कूलिंग वाटर जो है उसको लेकर के आया जाता है। तो जब भी वो उसको लेकर के आया जाता है, तो उसके साथ साथ जो है बहुत सारी जो है फिशेस जो है या फिर जो और भी मरीन एनिमल्स जो है वो भी अंदर आ जाते हैं, जो कि बाद में जो है वो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मरीन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है। और इसके बाद जब पावर प्लांट को जब वहाँ पे वाटर को यूज़ किया जाता है उसको ठंडा करने के लिए, उसके बाद उसको वापस से जो है ओशन में रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है, वापस से ओशन में रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है वहाँ के जो वापस जो पानी जो रिलीज हो रहा है उसका जो टेम्परेचर जो होता है वो उससे जो है 25 डिग्री ज़्यादा जो गर्म होता है, 25 डिग्री वार्म होता है, जिसके कारण जो है कई सारे जो है फिशेस हैं, मरीन एनिमल्स हैं, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट लाइफ जो है, बहुत ही प्रकार की जो फिशेस हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरीन लाइफ के लिए, समुद्री जीवन के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, परमाणु कचरा। आज भी जो इंडिया में जो है या फिर वहाँ पे जो है ये जो एक बहुत ही बड़ा जो है ह्यूज कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो करीब 100 से लेके 1000 साल तक जो है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है, वो एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पर अभी भी जो है कहीं पे भी जो है न्यूक्लियर वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करने की जो है सुविधा कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पर जितना भी जो होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट जो मोस्टली होता है वो पावर प्लांट में ही, ठीक है, पावर प्लांट में ही जो है स्टोर कर दिया जाता है। पर लेकिन यहाँ पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है अगर उसको हम रीलोकेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पावर प्लांट में कितनी स्पेस की कंस्ट्रेंट तो होती है, तो अगर हम उसको कहीं पे रीलोकेट करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर वो लीक होता है तो उससे एनवायरमेंटल खतरा बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम अच्छे से ले भी गए, ठीक है, पूरी सावधानी से ले कर के भी गए, और हमने अंत में उसको कहीं पे ब्यूरी भी कर दिया, ठीक है, अगर हमने उसको कहीं पे बरी भी कर दिया, कहीं पे नीचे दबा भी दिया, जिस भी अगर हम कैस्क में या जिस भी हम टिन में किसी भी केस में अगर हम उसको रखते हैं, तो हो सकता है बाद में वो कहीं लीक हो जाए। अगर वो लीक होता है तो उससे भी हमारा जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, एनवायरमेंटल पे जो इफेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियर मेल्टडाउन, ठीक है। न्यूक्लियर मेल्टडाउन क्या होता है? न्यूक्लियर मेल्टडाउन होता है कि जो भी ओवर हीटिंग की वजह से जो रिएक्टर का जो कोर होता है वो जो होता है वो पिघल जाता है, जिसके कारण से जो है वहाँ पे लीकेज हो सकता है, रेडिएशंस जो है वो निकल सकती हैं, जिसके कारण से जो है वहाँ के लोगों के जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिस्क हो सकता है।
उनकी जान भी जा सकती है। जैसे कि चेरनोबिल केस था, चेरनोबिल इंसिडेंस था, फुकुशिमा केस था। तो यहाँ पर जो है ड्यू टू जो रेडिएशन, ठीक है, लोगों को हेल्थ रिस्क आज भी बना हुआ है। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं फ्रेजाइल इकोसिस्टम, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र जो है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, पानी की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो है मोस्टली जो है ये सी कोस्ट पर ही जो है इसको सेटअप किया जाता है, इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, इंडिया के अगर हम वेस्ट कोस्ट पे अगर हम यहाँ पे सेटअप करते हैं तो यहाँ का जो वेस्टर्न घाट का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो हमारी जो है एनर्जी की जो प्रॉब्लम है उसको हल करने में बहुत ही ज़्यादा जो है मदद तो करेगा, लेकिन जो है हमें और ज़्यादा जो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस है उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि सोलर पावर है, विंड पावर है, उस पर हमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, उस पर हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि हमारे पास पूरा जो भंडार है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। अल्टीमेटली नहीं तो हमें इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो हमें जो है यहाँ पे और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। हमें ब्रीडर रिएक्टर पे जो है और ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत है। हमें जो है न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो रिएक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करते हैं। तो हमें न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करने की ज़रूरत है, ब्रीडर रिएक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है, थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो है हम जो है सोलर पावर, विंड पावर पे अगर हम ध्यान देते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा जो है सस्टेनेबल तरीके से अपनी एनर्जी को हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज गांधीयन एथिक्स, ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ गांधीयन एथिक्स इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। गांधीवादी नैतिकता क्या है, इसके अलावा संघर्ष समाधान में गांधीवादी नैतिकता की भूमिका पर चर्चा भी करें। तो एथिक्स क्या होता है? एथिक्स होता है जो हमें सही कार्य करने की राह दिखाता है। तो ये हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमारे एक्शंस को गाइड करने में मदद करता है। तो यहाँ पे गांधी जी जो थे उन्होंने फ्रीडम फाइटर, जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूट किया था, और उन्होंने जो है कई तरीके से जो है ब्रिटिशर से अपनी राइट्स की जो है मांग की थी, और उसको जो है सुरक्षित किया था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से गांधी की जो नैतिकता थी, गांधी जी ने कौन कौन से जो है प्रिंसिपल्स को फॉलो करके जो है अपनी जो है बात जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी और उनसे मनवाई भी थी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो गांधी जी के प्रिंसिपल थे, उसमें सबसे पहले है सत्य और अहिंसा। ठीक है, तो सत्य मतलब होता है ट्रुथ, और अहिंसा मतलब होता है नॉन वायलेंस। तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस जो था वो उनका सबसे बड़ा हथियार था। तो उन्होंने बोला था कि जो उनका मानना था कि जो है हमें हमेशा जो है सच का साथ देना चाहिए, और हमेशा हमें जो है सच के पीछे ही भागना चाहिए। तो ये जो सच है ये हमें बताता है ये जो है हमें जो है अल्टीमेटली जो है हमें हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स तक जो है हमें पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ये हमें बताता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी के सभी जो है वो इक्वल हैं, और जितने भी रिलीजन है, कास्ट है, रीजनल टेंशन है, उनको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। इसके बाद अगर हम अहिंसा की बात करें, नॉन वायलेंस की बात करें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल फिजिकल वायलेंस की एब्सेंस हो। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो है दूसरों के प्रति कंपैशन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। और जो नॉन वायलेंस जो है ये हमारे केवल एक्शन में नहीं, ये हमारे थॉट्स में भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे जो विचार होने चाहिए वो भी नॉन वायलेंट होने चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि जो सत्याग्रह है, ठीक है, सत्य और अहिंसा दोनों को मिला के जो उनकी जो टेक्निक थी वो थी सत्याग्रह। तो सत्याग्रह टेक्निक जो थी, उन्होंने बोला था कि हमारी जो राइट्स हैं उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए हम सेल्फ सफ़र तो कर सकते हैं, ठीक है, सेल्फ सफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन किसी और का नुकसान या फिर किसी और को इंजरी नहीं दे सकते हैं, किसी और को हम हार्म नहीं कर सकते हैं। तो ये उनका जो है सत्य और अहिंसा पे जो है उनका जो है पूरी प्रिंसिपल जो था, उनकी जो पूरी फिलॉसफी जो थी वो टिकी हुई थी। इसके बाद हम बात करेंगे सर्वोदय की। ठीक है, सर्वोदय, उन्होंने बात की थी कि
कि जो है जितने भी कोई भी कार्य जो है वो कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जितने भी व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो छोटे बड़े नहीं होते, सभी कार्य की, सभी इंडिविजुअल की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है यूनिवर्सल यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट की बात की थी। ठीक है, अपलिफ्टमेंट की बात उन्होंने की थी। इसके बाद हम देखेंगे ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप मतलब कि सर परस्ती। ठीक है, उस उन्होंने का मानना था कि जो भी जितनी भी वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो जो वेल्दी पीपल है उनको, जो कॉमन पीपल है, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करना चाहिए। स्वराज की उन्होंने बात की थी। ठीक है, उन्होंने स्वराज मतलब कि सेल्फ रूल की बात की थी। ठीक है, सेल्फ रूल की बात की थी उन्होंने, मतलब कि जो है ये जो सेल्फ रूल है ये हमारे सभी लाइफ के सभी स्फीयर में, सभी जितने भी हमारे पहलू हैं लाइफ के, उन सभी में सेल्फ रूल होना चाहिए। और जो सही मायने में जो है, अगर हम किसी भी जो भी कोई चीज़ ऐसी है जो हमें किसी भी चीज़ को रोकती है, मतलब कि अगर हमें किसी भी काम करने को रिस्ट्रेन करती है, अगर हम उससे अलग हो जाते हैं, तो सही मायने में ये हमारी फ्रीडम होती है। ठीक है, तो यही हमारी जो है फ्रीडम होती है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है जो स्वराज कहा था, उन्होंने बोला था कि हमारी जो फ्रीडम है किसी भी चीज़ से, स्वराज मतलब फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम जो है उसको, हमारी किसी भी प्रकार के जो रिस्ट्रेंट है, कोई भी हमारी जो कोई भी जो चीज़ हमें रोक रही है, तो वो कोई भी हमारा जो डर है, उससे फ्रीडम जो है उसकी उन्होंने बात की थी। और उन्होंने बात की थी कि जो है हमारी जो लाइफ का जो हमें खुद से कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए, कोई भी हम नकारात्मक कार्य, गलत कार्य ना करें, हमें जो सेल्फ रिस्ट्रेंट होना चाहिए। और वही जो है उन्होंने हमें जो है मोक्ष तक लेकर के जाती है। उन्होंने जो सेल्फ रिस्ट्रेंट है उसको जो है मोक्ष, सैल्वेशन से जो है इक्वेट किया था। इसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी का मतलब क्या होता है? स्वदेशी का मतलब होता है कि खुद पर कार्य, मतलब कि खुद सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी जो लोकल कम्युनिटी है, लोकल जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, या फिर हम कह सकते हैं जो हम खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट होना, जो भी हमारी कम्युनिटी है, जितनी भी हमारी, उन पर इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन बाहरी किसी पे जो है हमें डिपेंडेंट नहीं होना, हमें हर चीज़ में जो है सेल्फ सफिशिएंट होना है। इसके लिए उन्होंने जो है कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात की थी, उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की थी। ठीक है, ताकि जो है हम खुद से सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, उन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उत्थान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया था पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। साथ साथ जो है हरिजन्स जो है उनके उत्थान की उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बात की थी। उन्होंने जितने भी ह्यूमंस हैं उनको इक्वल समझा था, और उन्होंने कहा था कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर इसके बाद उन्होंने बात की थी बोथ मीन्स एंड एंड्स आर इम्पॉर्टेंट, साधन और साध्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि कोई भी किसी भी आउटकम तक पहुंचने के लिए जो भी हम मीन्स, जो भी हम रास्ता अपना रहे हैं, वो भी जो है सही होना चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि हम जो है गलत तरीके से जो है सही एंड्स पर नहीं पहुंच सकते, हम गलत रास्ता लेके सही डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। तो उनका मानना था कि जो मीन्स है और एंड्स है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उनके आखिर अगर हमारे जो ज़िंदगी में अगर कोई भी लाइफ में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में गांधीन प्रिंसिपल को हम किस तरीके से यूज़ करके जो है हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि जितने भी हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे नैतिकता का ही परिणाम होते हैं। और उन्होंने जो है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो उनकी भूमिका थी, उसमें भी उन्होंने जो है कई जगह जो है नैतिकता का ही अपने सारे एक्शंस का आधार बनाया था। उनका मानना था कि हिंसा से, रक्तपात से, ब्लडशेड से, असत्य से या फिर धोखेबाजी से हम कोई भी जो, अगर हम आज़ादी हासिल कर भी लेते हैं तो वो आज़ादी जो है वो किसी मतलब की नहीं होगी। तो उन्होंने हमेशा ये जो है नैतिकता का ही जो रूट था, पाथ था, वो उसको जो है फॉलो किया था, और उसी पर वो हमेशा से ही अमल किया था। तो हम अगर देखते हैं रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, हम विवादों का किस तरीके से समाधान कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो है सत्याग्रह, जो गांधी जी का जो सत्याग्रह का प्रिंसिपल था, उसको हम अपना के कोई किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने जो है ये जो सत्याग्रह की टेक्निक है वो बहुत बार इस्तेमाल की थी, ब्रिटिशर से अपनी राइट्स को सुरक्षित करने के लिए, ब्रिटिशर से अपने जो है कोई भी हक को मांगने के लिए, या फिर अपनी कोई भी जो है डिमांड को रखने के लिए। तो उनका मानना था कि पैसिव रेजिस्टेंस है, नॉन वायलेंस है, अहिंसा है, इस रूट से, ठीक है, इस रूट से ही हम लोग जो है किसी भी बात को जो है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं।
उन्होंने जो है अहिंसा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और उन्होंने हमेशा ही जो है ट्रुथ मतलब कि सच का साथ दिया था। इसके बाद जो है फियरलेसनेस, निर्भयता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही मायने में वही व्यक्ति जो है पूरी तरीके से फ्री है जो कि निर्भय है, जो कि फियरलेस है। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति जो है वो किसी का स्लेव नहीं बनेगा, किसी का गुलाम नहीं बनेगा, जो पूरी तरीके से निर्भय है। तो निर्भयता जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को भी अपने अपने फ्री विल से काम करने के लिए, किसी के प्रेशर में काम करने के लिए, किसी के भी प्रेशर में काम न करने के लिए जो है किसी का फियरलेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी भी कार्य करने को के लिए, तो वहाँ पे अगर हम फियरलेस होंगे कि भाई कि हम आउटकम का जो है कोई भी परवाह ना करते हुए हम अपनी ड्यूटी को पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं। ठीक है। इसके बाद है नॉन वायलेंस, अहिंसा पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। वो हर प्रकार के फिजिकल वायलेंस के खिलाफ थे। उनकी जो टेक्निक थी किसी भी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट, अगर ब्रिटिशर्स से अपनी बात मनवानी थी तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, रेजिस्टेंस किया था, किसी बाहरी इंटरवेंशन की मदद ली थी। लेकिन उन्होंने कभी भी फिजिकल वायलेंस का जो है साथ नहीं मतलब फिजिकल वायलेंस जो है वो उन्होंने नहीं की थी। तो फिर उनका मानना था कि जो फिजिकल वायलेंस है वो कोई भी तरीका नहीं है अपनी बात को मनवाने का। एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है, चूक का अधिनियम। एक्ट ऑफ ओमिशन का मतलब है कि कोई भी ऐसी ड्यूटी जो अब तक हम करते आ रहे हैं उसको जो है हम मना कर दे कि हम अब ये ड्यूटी नहीं करेंगे। ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब कि अभी तक जो है हम कोई भी गलत कार्य करते हुए आ रहे हो, लेकिन हमारे जो अंतर्द्वंद जो होता है कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है, तो हम उसको कभी भी किसी भी सिचुएशन में कभी भी जो है मना कर सकते हैं कि अब हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो एक्ट ऑफ ओमिशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट है एक्ट ऑफ कमीशन, कमीशन का अधिनियम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम वो ड्यूटी करते हैं जो कि हम अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो कि लॉ के द्वारा फॉरबिड होती है, लॉ के द्वारा बैन की जाती हैं, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ होती हैं, हमारे कस्टम्स हमारे ट्रेडिशंस के अगेंस्ट होती हैं। तो वो चीज़ अभी जो हम एक्ट अभी तक नहीं कर रहे थे हम वो करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको भी मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जिससे कि हमें जो है आउट ऑफ द वे जाके जो है कार्य करना होता है, जिससे कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है उनके बीच में जो है म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन से किसी भी हम आउटकम तक पहुंचते हैं। वही सही तरीका है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का। तो गांधी जी ने जो है 7 सिंस की बात की थी। ठीक है। 7 सिंस की बात की थी, जैसे कि उन्होंने बात की थी वेल्थ विदाउट वर्क, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। ठीक है। इसी तरह उन्होंने 7 सिंस की बात की थी। तो 7 सिंस को अपनाते हुए हम जो है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो गांधी जी के प्रिंसिपल थे ये बहुत ही ज़्यादा जो है जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व समझा था। और आज भी जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स हैं वो डीपीएसपी में कहीं ना कहीं एनश्राइंड है। जैसे कि आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43B है, आर्टिकल 46 है, 47 है, 48 है। तो इन सभी में जो गांधी प्रिंसिपल्स जो है डीपीएसपी में वो अभी भी आज भी एनश्राइंड है, जिससे कि हम लोग जो है पॉलिटिकल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर जो है लोगों का कर सकते हैं। तो हमें जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पे चल के हम जो है नैतिकता का एक रूट अपना सकते हैं, जिससे कि हम लोग सामाजिक कल्याण और गुड गवर्नेंस में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।